हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एसिड्स, बेस और साल्ट्स में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लवण की बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे कोर्स में हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, उनके यूज आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये साल्ट्स जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, उन साल्ट्स में हम लोग कॉमन साल्ट्स की बात करने वाले हैं। कॉमन साल्ट्स जिसे आप साधारण नमक बोलते हो, खाने में जनरली यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड नाम है उसका। फिर हम लोग कास्टिक सोडा की बात करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बेकिंग सोडा की बात करेंगे आगे चल के, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बात करने वाले हैं धावन सोडा की, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट की। आइए शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कॉमन साल्ट्स की। कॉमन साल्ट्स जो है, कॉमन साल्ट्स की, कॉमन साल्ट्स साधारण नमक इसको आप बोलते हो, साधारण नमक आप इसको बोलते हो। कॉमन साल्ट्स को आप बोलते हो साधारण नमक। और साधारण नमक जो आप कॉमन साल्ट्स को बोलते हो, तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है NaCl। NaCl इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो Na सोडियम, Cl क्लोराइड, तो नाम इसका जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की बात अगर हम लोग करें तो ये कॉमन साल्ट्स है। तो कॉमन साल्ट्स की बात अगर आपसे कहें कि कॉमन साल्ट्स क्या होता है, तो कॉमन साल्ट्स को हम साधारण नमक बोलते हैं। केमिकल फार्मूला इसका NaCl होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब सोडियम क्लोराइड जो इसका है, जो इसका केमिकल फार्मूला है, तो इस साल्ट्स की बात अगर हम करें तो ये देखें कि हम लोग ये जानते हैं कि जो भी साल्ट्स होंगे, चाहे जो साल्ट्स होंगे, वो साल्ट्स एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं, अम्ल और क्षारक से मिलकर बनते हैं। तो इसमें हम अगर इसका रेडिकल फॉर्म लें तो इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इसका आयनाइजेशन हम लोगों ने कर दिया इस साल्ट का, तो इस साल्ट में दो आयन मिल गए। एक तो आपका पॉजिटिव आयन सोडियम आयन मिल गया और निगेटिव आयन क्लोराइड आयन मिल गया। अब जो आपका पॉजिटिव आयन है, इससे अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन मिला देंगे तो जो क्षारक इसके साथ यूज हुआ उस क्षारक की बात चल जाएगी। और जो आपका क्लोराइड आयन है, इसके साथ आप H+ आयन मिलाओ, हाइड्रोजन आयन मिलाओ, तो आपको अम्ल की बात चलती है कि ये अम्ल जो यूज हुआ है वो अम्ल है कौन और कैसा अम्ल है, प्रबल है कि दुर्बल है। तो अगर हम सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इससे अगर हम लोग बनाते हैं यौगिक, तो वो यौगिक हमारा बनेगा NaOH। ध्यान से देखो, ये क्षारक है, बेस है भाई, क्षारक है ये। और ये क्षारक में ये जो सोडियम आपका है, ये एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, ये प्रबल धातु है, एक्टिव मेटल है। अब एक्टिव मेटल है और एक्टिव मेटल से जितने भी क्षारक बनते हैं, सक्रिय धातु से जितने भी क्षारक बनते हैं, ये सक्रिय धातु है आपकी, सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु के जो भी क्षारक होंगे, ये क्षारक आपके प्रबल होंगे, स्ट्रांग बेस होंगे। तो ये आपका जो क्षारक हुआ, ये प्रबल क्षारक हुआ। तो जो आपका ये कॉमन साल्ट्स है, इसमें जो बेस यूज हुआ है वो प्रबल है, वो स्ट्रांग बेस यूज हुआ है। अब इसके एसिड्स की बात कर लेते हैं। अब एसिड बनाओ। अब एसिड जो ये बन जाएगा वो बन जाएगा HCl, अम्ल हो गया, ये एसिड हो गया। अब आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये भी स्ट्रांग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ये स्ट्रांग एसिड होगा, तो ये प्रबल अम्ल है भाई, ये भी प्रबल अम्ल है। तो ये जो आपका कॉमन साल्ट है, ये कॉमन साल्ट
जो सोडियम क्लोराइड जो आपका कॉमन साल्ट है, जिससे आप साधारण नमक बोलते हो, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से बना हुआ है। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। तो जो भी लवण, जो भी साल्ट स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का होगा, वो उदासीन होगा, वो न्यूट्रल होगा। इस बात को याद रखना कि जो भी साल्ट प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से बनता है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के मिलने से बनता है, वह साल्ट न्यूट्रल साल्ट होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो NaCl जो होगा आपका, जिसे आप कॉमन साल्ट बोलते हो, तो ये आपका उदासीन लवण होगा, उदासीन लवण होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। अब आपसे कोई अगर पूछे कि NaCl जिसे आप कॉमन साल्ट बोलते हो, ये उदासीन लवण है क्यों, तो आप बताओगे कि NaCl जो है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से बना हुआ लवण है। तो जो भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से बनेगा, वह जो लवण होगा वो उदासीन होगा, न्यूट्रल लवण होगा। तो ये उदासीन लवण हो गया। अब जो भी उदासीन होगा उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो पीएच वैल्यू होगी 7। तो इतनी बात हम लोगों ने कॉमन साल्ट के बारे में कर ली कि कॉमन साल्ट को हिंदी में क्या कहते हो आप? साधारण नमक। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग इसका आयनाइजेशन करें तो इसमें एक रेडिकल होगा सोडियम रेडिकल, एक मूलक सोडियम रेडिकल मूलक है, दूसरा मूलक आपका क्लोराइड मूलक है। हम लोगों ने कहा कि इस मूलक से देख लो कि ये अम्ल कैसे हैं, कैसे क्षारक है इसमें। तो हमने ये कहा था कि जो भी साल्ट का आयनाइजेशन करो तो जो पॉजिटिव रेडिकल आए उसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दो, और जो निगेटिव रेडिकल आए उसके साथ H+ आयन जोड़ दो। अब आप देखो कि ये अम्ल और क्षारक बने कैसे, ये प्रबल बने कि दुर्बल बने। अब आपने जो इसका पॉजिटिव रेडिकल था सोडियम, उसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ा तो इसके साथ क्षारक बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्षारक बना। अब सोडियम जो है ये मेटल है, कैसी मेटल है? एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु है। और आपको यह बताया गया है कि सक्रिय धातु से जो भी बनेंगे क्षारक, जो क्षारक सक्रिय धातु से बनेंगे, और सक्रिय धातु से क्षारक कैसे बनते हैं? किसी भी एक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनाओ क्षारक हो जाएगा, किसी एक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाओ वो क्षारक हो जाएगा। तो एक्टिव मेटल के जो भी क्षारक बनेंगे वो क्षारक प्रबल क्षारक होंगे। तो एक्टिव मेटल का ये क्षारक था तो ये प्रबल क्षारक हो गया। अब यहां पर आपने जब अम्ल की बात की, एसिड की बात की, तो क्लोराइड आयन और H+ आयन से आपका HCl एसिड बना, जिसे आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। आपको यह बताया गया था HCl, HNO3 और H2SO4 ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो ये भी प्रबल अम्ल है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये साल्ट है, ये साल्ट प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल के मिलने से बना है। तो हमने कहा कि जो भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के संयोग से बनेगा वह लवण उदासीन होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। तो NaCl जो है आपका ये उदासीन लवण होगा और इसका पीएच मान आपका 7 होगा। ठीक, इतनी बात आपको मालूम हो गई, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सोडियम क्लोराइड जो आपका कॉमन साल्ट है इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। अब आपसे यह कहा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड को आप बना कैसे सकते हो? तो बनाने के लिए आप समझ गए, आप प्रबल अम्ल लीजिए HCl और प्रबल क्षारक लीजिए NaOH, दोनों की रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड बनाओ, आप कॉमन साल्ट आप बनाओ, तो कॉमन साल्ट बनाने के लिए आप HCl एसिड लोगे, HCl एसिड लोगे, HCl एसिड लोगे, और बेस क्या लोगे आप? NaOH लोगे,
ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये आपका क्षारक हो जाएगा और ये आपका एसिड हो जाएगा। और अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। आपको बताया गया था कि अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण बनने के लिए हमने आपको बताया था कि एसिड जो होगा अपना निगेटिव रेडिकल देगा और बेस अपना पॉजिटिव रेडिकल देगा। तो एसिड अपना नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड देगा और बेस अपना पॉजिटिव रेडिकल सोडियम देगा। तो सोडियम और क्लोराइड मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे HCNaCl, जो आपका सॉल्ट बन गया और बनेगा आपका H2O, जल बनेगा वाटर। ठीक है, और ये जो साल्ट है इसी साल्ट को आप कॉमन साल्ट बोलते हो। ठीक है, एक तो बात ये आप जान गए। अब आगे इसकी बात हम लोग जानते हैं कि इसके देखिए ये जो NaCl है इसके बारे में एक चीज ये जानिए कि ये NaCl ये ठोस होता है और सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। सफेद रंग का है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठोस सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। पहली बात इसकी हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि अगर इसे आप हवा के में रख दोगे, वायु में रख दोगे तो ये पसीज जाता है। ठीक है, तो इस ये नमी के साथ जब हो जाता है तो ये पसीज जाता है। ठीक है, तो आगे वाली बात जब आप करोगे, वायु में जब आप खुला छोड़ दोगे इसको, वायु में जब खुला छोड़ देते हैं, इसे खुला आप छोड़ दोगे, खुला छोड़ देते हैं तो नमी पाकर ये पसीज जाएगा। नमी पाकर यह पसीज जाता है। पसीज का मतलब जानते ही हो ना, पसीज जाता है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये एक्चुअली पसीजता क्यों है, क्यों पसीजता है ये, तब आप बताओगे कि इसमें जो होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। ठीक है, ये पसीजता इसलिए है कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण ही ये जब वायु में खुला छोड़ते हैं तो नमी पाकर ये पसीज जाता है। तो यहां आगे कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि पाई जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये प्रॉपर्टीज है NaCl के बारे में, कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, साधारण नमक के बारे में, कि इसे अगर आप वायु में आप छोड़ दोगे तो ये नमी पाकर पसीज जाएगा, जिसे हम लोग घर में देख सकते हैं। नमक को आप बाहर छोड़ दीजिए, वो पसीज जाएगा नमी पाकर। ठीक है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि पाई जाती है। तीसरी बात, अगर इसको कच्चे दूध में मिला दोगे, कच्चे दूध नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, तीसरा ये हो गया आपका कि इसमें वायु में इसे खुला छोड़ देते हैं तो ये नमी पाकर पसीज जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखें एक बात और, ये जो कॉमन साल्ट आपका है ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। जो आपके रसायन होते हैं उनके रॉ मटेरियल, बहुत सारे इससे यौगिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स के लिए, रसायन के लिए ये कच्चा पदार्थ के रूप में यूज होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मटेरियल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है, उसका क्या मतलब है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोगों ने देखा कि ये जो कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है, ढेर सारे पदार्थ बनाए जाते हैं इससे, सोडियम क्लोराइड से। एक बात और हम लोगों ने ये देखा था, कभी कभी आपसे पूछते हैं ये कि इसका जलीय विलयन जो आपका है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक चीज और इसकी प्रॉपर्टी में आप याद रखिएगा कि NaCl का जलीय विलयन जो होगा, का जलीय विलयन लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये उदासीन होता है। हम लोग पढ़ के आए हैं कि NaCl जो होगा ये उदासीन होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना हुआ लवण है। तो इसका जलीय विलयन लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब उसका रंग नहीं चेंज करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो आपसे अगर कहा जाए कि नमक का आप घोल लीजिए, उसमें लिटमस पेपर डालिए, तो लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो साधारण नमक है जिसे आप कॉमन साल्ट बोल रहे हो, आप पढ़ के आए कि ये उदासीन होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना लवण है। और जो भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बनेंगी वो न्यूट्रल लवण होंगे, उनका पीएच वैल्यू 7 होगी। तो ये ना तो नीले लिटमस पेपर को प्रभावित करेगा, ना ही लाल लिटमस पेपर को प्रभावित करेगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है भाई, कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। बहुत ज्यादा इससे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि NaCl जो हमारा है ये कच्चे पदार्थ के रूप में होता है, रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में, रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। ये रॉ मटेरियल के रूप में, ये केमिकल के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इनसे आप क्या क्या बना सकते हो। आप कच्चे इससे आप बना सकते हो, पहला तो आप NaOH बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है, इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। दूसरा आप इससे बना सकते हो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा नाम होता है। तीसरा आप बना सकते हो इससे सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दो, 10 मॉलिक्यूल वाटर के इससे जोड़ दो, तो ये जो आपको यौगिक मिला है इस कंपाउंड को आप बोलते हो वाशिंग सोडा, धावन सोडा, वाशिंग सोडा। अब सोडियम क्लोराइड बनाते समय जो क्लोरीन निकलती है उससे आप ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हो, CaOCl2, इसे कहते हो आप ब्लीचिंग पाउडर, इसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो। तो अब आपने ये देख लिया कि ये जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन साल्ट है, इस कॉमन साल्ट से आप कितने ढेर सारे रसायन आप बना सक रहे हो, कितने और साल्ट आप बना सकते हो, रासायनिक पदार्थ कितने और बना ले रहे हो। तो इससे आप कास्टिक सोडा बना रहे हो, इससे आप बेकिंग सोडा बना रहे हो,
इससे आप वॉशिंग सोडा बना रहे हो और इससे आप ब्लीचिंग पाउडर भी बना ले रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉमन साल्ट है जो रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कास्टिक सोडा कैसे बनता है इससे, और कास्टिक सोडा जो बनेगा उसका यूज क्या होगा, कुछ रिएक्शंस उसकी देख लेंगे। फिर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करेंगे, इसी प्रकार से वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज हम लोग कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हटाते हैं भाई। अब देखें, जो ये आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसे आप कॉमन साल्ट्स बोलते हो, साधारण नमक बोलते हो, इसकी एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को याद रखिएगा। ठीक है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो इस कॉमन साल्ट की अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार रिएक्शन। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब क्लोर क्षार अभिक्रिया जो आपकी है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है, अब जलीय विलयन में जब हम इसके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है वाटर के साथ, और ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, और क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो, जब आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लोगे, फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। इसके जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर रहे हो आप? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। इसके जलीय विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये कास्टिक सोडा बनाता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये जो कास्टिक सोडा है ये क्षार है, और जो ये क्लोरीन है इसको क्लोर बोलते हैं। तो इस रिएक्शन से क्लोर और क्षार मिलते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है क्लोर क्षार रिएक्शन, यही रिएक्शन जो कास्टिक सोडा है, इस कास्टिक सोडा को बनाने के लिए भी यूज होती है। तो क्लोर क्षार रिएक्शन में जो तीनों प्रोडक्ट मिले, जो क्षार के रूप में मिला, और ये क्लोरीन के रूप में मिला, और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मिला, ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट हैं तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों का बहुत बड़ा यूज होता है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि ये क्लोर क्षार रिएक्शन में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो दो टर्मिनल लगाओगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, यही ना। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो प्लस नोड होता है, उसे आप एनोड बोलते हो, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे आप कैथोड बोलते हो। तो आपसे ये कभी कभी पूछते हैं कि ये जो कास्टिक सोडा आपका बना ये किस टर्मिनल पर बनेगा, और जो क्लोरीन गैस निकलेगी ये किस टर्मिनल में बनेगी, और जो हाइड्रोजन बनेगा ये किस टर्मिनल पर बनेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आप देखो तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एनोड, एनोड, एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव पे कौन जाने वाला है? नेगेटिव।
अब यहां देखो होता क्या है, यहां पर मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए कि इधर से आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपने डाल दिया और दो नोड हैं यहां पर, इनको आपने कनेक्ट कर दिया है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इधर वाला जो नोड होगा ये एनोड होगा, एनोड हो गया, ठीक है। और इधर वाला जो नोड हो गया यही कैथोड हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब यहां सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो जैसे ही इसका जलीय विलयन करोगे इसका आयनाइजेशन हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। और वाटर में आपके दो रहते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो जो ये कैथोड होगा, इस कैथोड पर दो रिएक्शन होगी, एक तो हाइड्रोजन भी कैथोड पर आएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पर बनेगा, और एनोड पर आपका क्लोरीन मुक्त होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड पर कौन कौन बनेंगे, तो आप बताओगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों कैथोड पर मुक्त होंगे और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी। आप देख लीजिए कैसे, एनोड पर जब आएगा तो क्लोरीन क्योंकि निगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव होता है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव पर जाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो यहां निगेटिव हमने लगाया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। और आप जानते हो कि क्लोरीन एटम फॉर्म में नहीं रहता, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। तो ये फिर एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम से तुरंत रिएक्शन करेगा और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। कैथोड की बात हम लोग कर लें, कैथोड की बात कर लें तो कैथोड पर जब बात करेंगे, कैथोड जो आपका निगेटिव टर्मिनल है इस पर दो रिएक्शन होंगी, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरी चीज आपको यहां पर मिलने वाली है हाइड्रोजन की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए प्लस रेडिकल सोडियम का और हाइड्रोक्सिल का नेगेटिव रेडिकल, तो ये सीधे सीधे मिल जाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, हाइड्रोजन आएगा प्लस आयन लेके, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो होता है वो एटम फॉर्म में तो रहता नहीं है, तो हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे आपस में और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो एनोड पर ये रिएक्शन हो जाएगी और कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कास्टिक सोडा कैसे बनाओगे, तो यही क्लोर क्षार रिएक्शन आप लिख दोगे। तो क्लोर क्षार रिएक्शन जो होगा यही कास्टिक सोडा देगा। तो कास्टिक सोडा किससे मिलेगा? सोडियम क्लोराइड से मिलेगा, जिसे कॉमन साल्ट आप बोलते हो, साधारण नमक बोलते हो। और किस रिएक्शन से देगा? क्लोर क्षार रिएक्शन से देगा, ठीक है। क्लोर क्षार रिएक्शन में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो होगा इसका जलीय विलयन लोगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तीनों प्रोडक्ट बड़े यूजफुल हैं, तीनों के बहुत ज्यादा उपयोग हैं, ठीक है। और एनोड जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल, उस पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी जिसे आप क्लोरो बोलोगे, और जो निगेटिव टर्मिनल है जिसे आप कैथोड बोलते हो उस पर क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और कैसे मुक्त होगी यह बात हमने आपको बता दी, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कास्टिक सोडा की विधि हम लोगों ने देख लिया, कास्टिक सोडा हम लोगों ने बनाया कैसे, ठीक है। अब कास्टिक सोडा के उपयोग आप देख लो, ठीक है। उपयोग कैसे कर रहे हो आप कास्टिक सोडा का,
इस बात की बात कर लेते हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब देखो यूज यानी OH, जिसे आप कास्टिक सोडा बोलते हो, कास्टिक सोडा। इसका यूज क्या कर दो, मेनली यूज इसका साफ सफाई में होता है, धातुओं की सफाई में, धातुओं को साफ करने में, धातुओं की सफाई में भी हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, पहली बात। दूसरा, कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका यूज किया जाता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं, कास्टिक सोडा का यूज हम लोग कृत्रिम फाइबर बनाने में कर रहे हैं। कागज बनाने में कर रहे हैं हम लोग इसका यूज, कागज बनाने में हम इसका यूज करते हैं। फिर साबुन और डिटर्जेंट बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं हम लोग, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने खत्म की, ये कास्टिक सोडा। तो दो साल्ट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एक तो हमारा कॉमन साल्ट था जिसे हम लोग बहुत यूजफुल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जान लिया। दूसरा, उसकी क्लोर क्षार रिएक्शन के बारे में जान लिया। तीसरी बात हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में जाना जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। अब हम लोग अगले साल्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। हटाएं बेटा इसको। अब हम लोग अगले साल्ट की बात करते हैं, इस साल्ट का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखें, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, छोटे छोटे हैं और इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है और इसके कुछ गुण हैं, कुछ उपयोग हैं, यूज हैं, जिसको आप याद करेंगे वही हमेशा आते रहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप कहते हो ठीक है। बेकिंग सोडा जो हो गया आपका, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था, NaHCO3, नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें अगर आप देखें तो H आ गया, तो इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या H को बाई भी बोल सकते हैं। तो दो तरह से इसको बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो दो रेडिकल है इसमें, एक तो हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल है HCO3- बाइकार्बोनेट रेडिकल, और एक सोडियम रेडिकल है Na+1, जिनसे मिलकर ये साल्ट बना हुआ है। अब ये साल्ट जो है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जो विलयन होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, है ना। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का साल्ट होता है, ठीक। तो क्षारीय प्रवृत्ति का साल्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एसिडिटी को कम करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, तो ये कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज एसिडिटी के खत्म करने में होता है, इससे इनो में बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मान लीजिए एसिड बन गई ज्यादा आपके, मान लीजिए पेट में आपके एसिड ज्यादा बन गई, जलन होने लगी, तो फिर क्या करते हो आप यही लेते हो, क्षार लेते हो। तो जो बेस होगा वो एसिड के प्रभाव को कम कर देगा, न्यूट्रल कर देगा,
ठीक है। तो एसिड बेस जब मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहोगे। तो बेस जब आएगा तो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये क्षारीय होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है भाई, इसका जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इसका विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये होगा कि अगर कच्चे दूध में इसको मिला दोगे, कच्चे दूध में मिलाने पर ज्यादा देर तक वो सही रहता है ना, ज्यादा देर तक खराब नहीं होता वो, ज्यादा देर तक खराब नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा देर तक खराब नहीं होता है, क्यों नहीं होता भाई? सोचिए, इसको अगर हम कच्चे दूध में मिला दें तो दूध ज्यादा देर तक सही रहेगा, ठीक है। अब देखें क्या होगा, दूध की बात जब करती है तो दूध एसिडिक होता है, अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। दूध और दही दूध से ज्यादा अम्लीय होती है, तो दूध भी अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब आपने कहा कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आप बेकिंग सोडा है कह रहे हो, तो अम्लीय प्रवृत्ति के दूध में आप क्षार मिला दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीयता को कम कर देगा, एसिडिटी को कम कर देगा। तो दूध में खट्टापन देर में आएगा, खट्टापन उसका खत्म हो जाएगा। खट्टे मतलब एसिड का मतलब क्या, खट्टापन, ठीक है। और दूध खराब कब होगा, जब खट्टा हो जाएगा। तो उसके जो खट्टे होने की प्रवृत्ति है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि जो एसिड होगा, एसिड के प्रभाव को सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कम कर देगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई भाई, जनरल बातें जो हो गई बेकिंग सोडा के बारे में। अब इसके बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो बनाने की विधि होती है, उस बनाने की विधि में सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम क्लोराइड में हम लोग जल मिलाते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अमोनिया गैस लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में हम लोगों ने वाटर मिलाया, जल मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस मिलाई। फिर हमको मिलेगा हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसे हम अपना बेकिंग सोडा कहेंगे। और एक और साल्ट यहीं से बनता है, अमोनियम क्लोराइड। दो रेडिकल हैं, इनसे आप परिचित ही होंगे, एक अमोनियम रेडिकल और एक क्लोराइड रेडिकल। तो दूसरा साल्ट आपका बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेकिंग सोडा के बनाने की विधि है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के बनाने की विधि में ये बात आप बता दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, ये एक साथ जब मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। और बेकिंग सोडा के साथ साथ एक साल्ट हमारा और बनता है जो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये आपका है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपका बन गया, बेकिंग सोडा आपका बन गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हटाए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ यूज तो आपने देख ही लिए, कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं बेकिंग सोडा की, यूज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका बेकिंग सोडा है, जो आपका बेकिंग सोडा है, इसे अगर आप गर्म करोगे, इसे अगर आप गर्म करोगे, इसे अगर आप गर्म कर दो, गर्म कर दो, तो ये सोडियम कार्बोनेट दे देगा, सोडियम कार्बोनेट दे देगा, सोडियम कार्बोनेट दे देगा। और वाटर, जो इसकी नमी होगी वो नमी निकल जाएगी वाटर के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो अगर आप सोडियम का बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करते हो, तो जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, जब हम लोग आगे वॉशिंग सोडा बनाएंगे तो इस रिएक्शन का यूज होगा वहां पर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एसिड से इसकी रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, कि एसिड से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज में हम लोग अगर एसिड से रिएक्शन करा दें, एसिड से रिएक्शन करा दें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो याद करो जब हम लोगों ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि अगर अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होगी तो ये सोडियम आपका मेटल ही तो है, धातु ही तो है, और ये बाइकार्बोनेट है। सोडियम आपका क्या है, मेटल, मेटल है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कार्बोनेट है। तो आपने एक प्रॉपर्टी वहां पढ़ी थी जब एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब आपने अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो आपने ये कहा था कि अम्ल को जब हम लोग धातु के बाइकार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और वाटर बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये अगर आपको कहीं भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके साथ किसी भी एसिड्स की रिएक्शन है तो आप तुरंत साल्ट बनाइएगा, वाटर रिलीज कराइएगा, वाटर बनाइएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप सोडियम कार्बोनेट जो आपका है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, जिसे आप बेकिंग सोडा कह रहे हो, इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने कराया H2SO4 से, H2SO4 से, तो साल्ट बनने वाला है। साल्ट में क्या होगा, साल्ट में हमने बताया था कि जो एसिड होगा वो अपना नेगेटिव रेडिकल देगा और जो दूसरा क्षार होगा या बेस होगा वो आपका पॉजिटिव रेडिकल देगा दूसरा। तो ये पॉजिटिव रेडिकल दिया, एसिड ने नेगेटिव रेडिकल दिया, तो पॉजिटिव रेडिकल आपका सोडियम हो गया, मिटा दे रहा हूं भाई इसको, पॉजिटिव रेडिकल आपका सोडियम हो गया और नेगेटिव रेडिकल आपका सल्फेट हो गया। तो सोडियम पॉजिटिव रेडिकल और सल्फेट आपका नेगेटिव रेडिकल, ये दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे आपका। ये सॉल्ट आपका बन जाएगा Na2SO4। तो सॉल्ट आपका बन गया Na2SO4। फिर आप जान ही रहे हो जल ही जीवन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जा रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई कि बेकिंग सोडा की रिएक्शन अगर किसी भी एसिड से हो जाए तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। हम लोगों ने कहा था कि एसिड जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अब इसके यूज देखते हैं हम लोग। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3, जिसे आपने बेकिंग सोडा कहा था, बेकिंग सोडा, इसके यूज देख लेते हैं क्या क्या यूज है, यूज देख लेते हैं।
उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग अम्लनाशक के रूप में, मैंने बताया था कि ये इनो उनो में जो यूज होता है, ठीक है, तो अम्लनाशक के रूप में यूज होगा, ये अम्लनाशक के रूप में यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, ये अग्निशमन में भी यूज होता है, ठीक है। सोडा क्षार अग्निशमन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आप सोडा अम्ल अग्निशमन की बात करते हैं। अग्निशमन में होगा क्या कि जब भी हम लोग अग्निशमन में इसको यूज करते हैं तो किसी अम्ल के साथ इसकी बात करा देंगे, और जैसे ही अम्ल के साथ ये रहेगा रिएक्शन कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो अग्नि को बुझा देती है, आग को बुझा देती है। तो ये किसी भी अम्ल के साथ मिलाकर अग्निशमन में यूज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडा अम्ल अग्निशमन के रूप में यूज होता है ये, ठीक है। तो अग्निशमन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, आग को बुझाने में भी यूज किया जाता है अग्निशमक के रूप में, अग्निशमक के रूप में। अग्निशमक के रूप में क्या होगा कि जो भी अग्निशमक आप बनाओगे उस अग्निशमक में इसके साथ आप एसिड रखोगे। अब एसिड रखोगे जब इसके साथ, तो आपने कहा था कि एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आग को बुझा देती है, तो अग्निशमक के रूप में यूज होता है। तीसरी बात ये होता है कि ये बेकिंग पाउडर बनाया जाता है इससे, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर में को जब आप गर्म करते हो, बेकिंग पाउडर इससे बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर को जब आप गर्म करते हो या जब उसको पानी में मिलाते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, केक का जो ऊपरी सरफेस होता है या जो ब्रेड होता है, ब्रेड होती है, ब्रेड की जो ऊपरी सरफेस होती है उसको उठा देती है, फुला देती है, ठीक है। होगा क्या कि जब आप केक बनाने जाओगे तो उसमें सोडा मिला दोगे, ये बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर उसको गर्म करोगे या पानी मिलाओगे, जैसे ही गर्म या पानी मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर आएगी तो उसकी जो ऊपर की सतह होगी उस ऊपर की सतह को वो फुला देती है, ठीक है। तो ये केक के या ब्रेड की ऊपरी सतह को फुलाने में भी यूज की जाती है, ठीक। तो किसके फॉर्म में यूज की जाती है, बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज की जाती है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में ब्रेड और केक की ऊपरी सतह को स्पंजी या फुलाने में, स्पंजी बना देती है, फुलाने में प्रयुक्त होती है। तो इस तरह से हम लोग इसके उपयोग भी देख लिए, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी है तो उस एसिडिटी को खत्म करने में उपयोग किया जाता है, कि अग्निशमन में भी उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है कि हम इसको अम्ल के साथ मिला देते हैं, अम्ल के साथ जब मिला देते हैं तो हम लोगों ने देखा कि अम्ल के साथ ये जब भी रिएक्शन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देती है। फिर हमने कहा कि ये बेकिंग पाउडर इससे बनाया जाता है। अब बेकिंग पाउडर जब आप बनाओगे तो बेकिंग पाउडर को जब गर्म करोगे या जब उसको पानी में मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होगी तो केक और ब्रेड में जब ऊपर आती है तो उसके ऊपर की सतह को वो फुला देती है। तो ब्रेकरी बोलते भी हैं भाई, ठीक है। उसको हटाए इसको। अब एक और बच गया जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, थोड़ी सी बात वॉशिंग सोडा की शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में वॉशिंग सोडा को कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं, करेंगे। वॉशिंग सोडा केवल इसका
धावन सोडा हिंदी में बोलते हैं इसको, धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल किसी भी यौगिक में जोड़ते हो तो फिर उसका क्रिस्टलीकरण करते हो, है ना। तो इसका क्रिस्टलीकरण करते हो तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, ये नमी युक्त रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा में नमी रहती है कि नहीं, तो आप बताओगे कि मॉइस्चर युक्त होता है, ये नमी युक्त होता है। नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और 10H2 है तो 10 को डेका बोलते हैं, तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका नाम आपको बताना हो तो आप बता दीजिएगा डेका हाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, बनाने की विधि देख लेते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बनाने की विधि में हमने आपको बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका क्रिस्टलीकरण जब करेंगे तब हमको ये मिलेगा धावन सोडा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाएंगे, क्योंकि इसका मूल पदार्थ कौन होगा, इसका मूल पदार्थ होगा कॉमन सॉल्ट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं बनेगा, ये बनेगा कॉमन सॉल्ट से, सोडियम क्लोराइड से। तो पहले सोडियम क्लोराइड से बनता है बेकिंग सोडा, फिर बेकिंग सोडा से बनेगा धावन सोडा। ठीक है, तो इसकी जो बनाने की पूरी रिएक्शन होगी वो पूरी रिएक्शन ऐसी होगी, पहले हम सोडियम क्लोराइड, फिर इसमें वाटर मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, फिर बनाएंगे NaHCO3 जिसे आप बोलोगे बेकिंग सोडा। फिर यहां पर एक और लवण बनता है जिसका नाम होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो आपका बना NaHCO3, इसको आप गर्म करोगे। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट आपका है, इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करोगे। क्रिस्टलीकरण का मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तब आपका बनेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे आप कहोगे धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा, और ये वॉशिंग सोडा बनाने की पूरी रिएक्शन होगी। तो अगर आपको आएगा कि वॉशिंग सोडा आप कैसे बनाएंगे तो डायरेक्ट यहां से मत यूज कीजिएगा पहले, क्योंकि वॉशिंग सोडा या कोई भी ये पदार्थ हैं तो सब कॉमन सॉल्ट से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्ट जरूर यूज करके बताइएगा कि कॉमन सॉल्ट से ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो अगर वॉशिंग सोडा बनाने की रिएक्शन आएगी तो आप यहां से शुरू कीजिएगा, ना कि यहां से शुरू कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।